चलिए तो आज से एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? अध्याय 6 चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस क्लास में हम कार्य और ऊर्जा के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में शक्ति यानी कि पावर के बारे में देखेंगे। तो कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कार्य होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। समझते हैं क्या है? मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और इस पॉइंट पर कोई वस्तु रखा है, पॉइंट ए पर। इसको धक्का देके मेरे को कहाँ लेके जाना है? पॉइंट बी पर। समझिएगा, कार्य बता रहा हूँ। तो उसको मैं धक्का दूंगा तो कोई फोर्स चाहिए ना, कोई बल चाहिए। तो मान लीजिए इसमें फोर्स क्या लगा रहा हूँ मैं? एफ। और यहाँ से यहाँ तक विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक विस्थापन होता है 5 मीटर। तो इसी बल और इसी विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। समझ गए? बल बराबर होता है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और विस्थापन जितना भी दूरी तय किए, विस्थापन सीधी रेखा में चली गई दूरी। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। समझ आ गया आपको? बल, उस वस्तु को मैं कहाँ से कहाँ तक धक्का दे के ले जा रहा हूँ और कितना विस्थापन तय हो रहा है, उसका गुणनफल ही कार्य कहलाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा देखिए क्या होता है। कार्य समझ आ गया आपको? तो कार्य करने के लिए हमें जिस क्षमता की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो कोई क्षमता चाहिए ना, है ना? तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे होते हैं। प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और भी ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन हम इस क्लास में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु के गति, स्थिति या विशेष विकृति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा, और वस्तु के किसी विशेष विकृति या स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आसान है। आइए गतिज ऊर्जा समझते हैं पहले। गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ आता है तो बड़े से बड़े वस्तु को बहा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ में गतिज ऊर्जा था, वो गति करते करते अपने साथ सभी चीज को बहा ले गया। आंधी आता है, तूफान आता है तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं। क्यों? गतिज ऊर्जा था, इतना गति था उसमें कि पेड़ पौधों को तोड़ दिया, छानी छप्पर फोड़ फाड़ दिया। बम देखें, बम जब फटता है ना, तो बहुत तीव्र गति से फटता है, उसमें बहुत तेजी से फटता है। गतिज ऊर्जा अचानक से उसमें उत्पन्न होती है तो पृथ्वी तल को बहुत दूर तक क्षतिग्रस्त करता है, गड्ढा हो जाता है पृथ्वी में, है ना। बड़े से बड़ा बिल्डिंग ढह जाता है एक झटके में, क्योंकि बम में क्या है? गतिज ऊर्जा है। बंदूक से जब लक्ष्य को भेदा जाता है, किसी को मारे टक से, तो क्या जाता है? अगर पड़ा किसी व्यक्ति को चीर देता है ना, छेद हो जाता है पूरा। मारे जैसे इसे यहाँ मारे मान लीजिए दीवार में, तो वो भी क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। शीशे में मारे तो फट जाएगा। क्यों? इतनी तीव्र गति से जाती है। बंदूक का जो गोली होता है क्या करता है? लक्ष्य को भेद देता है। जैसे एग्जाम्पल एक और बताता हूँ। मान लीजिए पत्थर है, पत्थर उठाए किसी का मूड़ी को मार दिए एकदम जोर से, तो क्या करेगा? यहाँ खून निकलेगा, फट जाएगा। क्यों? पत्थर जो मारे उसमें क्या था? गतिज ऊर्जा, मूड़ी कपार में पड़ेगा, फुटबे करेगा। मारना नहीं किसी को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला टॉपिक देखिए, क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण या विशेष विकृति के कारण जो ऊर्जा होगी इसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये है दफ्तर, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, इसमें क्या है? भार होगा ना, तो भार यहाँ लग रहा है तो ये नीचे की ओर अपना भार अपेंड करते रहता है। तो इसमें एक विशेष स्थिति के कारण क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिससे कि भार क्या लगता रहे? बार बार नीचे लगता रहे। अब मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। वो जो गतिज ऊर्जा थी, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा थी, अचानक से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा संचित है, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। समझ आ गया आपको? अगला देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। खिलौना देखें, खिलौना जब बचपन में हम खेलते थे, चाबी भरने वाला खिलौना होता है। जैसे कार है, उसको चाबी भरे तो चलने लगता था, तो उसको चाबी भरे फिर रोक दिए, चाबी भर, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? संचित हो गई। चाबी भर के रोके है ना,
अब उसको अगर मैं अचानक से छोड़ दूंगा तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। चाबी भर के ऐसे रोक दिया, फिर छोड़ूंगा तो वो चाबी क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो कार भी चलने लगेगा। समझ गए? चाबी भरा, स्थितिज ऊर्जा संचित हुई, छोड़ दिया तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अगला टॉपिक देखिए, गुलेल। गुलेल आप देखे होंगे, ऐसा रहता है, उसमें बंधा रहता है उसका रस्सी गुलेल का, है ना, ऐसे जब उसको खींचते हैं ऐसे तो क्या होता है, वो ऐसे खींच के पकड़ लिया मैं, गुलेल है, गोटी फंसाया, ऐसे खींच के पकड़ लिया मैं, तो पकड़ा हूँ अभी, तो क्या स्थितिज ऊर्जा संचित है ऐसे, है ना, छोड़ूंगा तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और जाके लक्ष्य पे मार करेगी। समझ आ गया? अगला है बांध। बांध देखें, बहुत बड़ा बड़ा बांध रहता है, बांध की दीवार, जैसे मान लीजिए ये पानी वानी बह रहा है, ये पानी वानी बह रहा है, यहाँ पर बांध बना दिए, बहुत बड़ा दीवार है, तो ये इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है, इसीलिए ये क्या करेगी, इस बांध मतलब इस पानी को क्या करेगी, रोक के रखेगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। इसको हटा दूं या तोड़ दूं तो यही क्या हो जाएगा, ये बहने लग जाएगा। तो इसको संचित करके रखता है, इसको रोक के रखता है कौन, स्थितिज ऊर्जा। स्थित है ना बांध का दीवार। समझ आया? वृक्ष का फल, वृक्ष का फल कैसे होता है, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष देखे हैं, ऐसे वृक्ष है तो इसमें फल ऐसे लटके रहता है, इसमें भार होता है ना उस फल में, तो अपना भार ये पृथ्वी की ओर बार बार लगाते रहता है, नीचे की ओर, है ना, तो उसमें भार रहता है, तो अगर वो टूट की गिरे तो वही भार क्या होता है, उसी का जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वो बार बार परिवर्तित होती रहती है, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसे फल लटका है उस स्थिति में, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, भार लेके लटका है, स्थितिज ऊर्जा है ना उसमें, अब फिर वो टूट के गिरेगा तो नीचे गिरेगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। समझ आ गया? बहुत आसान चीज था, कोई बहुत बड़ा चीज था नहीं। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं, कार्य ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का, बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलिए नोट करिए, देखते हैं फिर आगे। चलिए पहले गतिज ऊर्जा समझते हैं, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, है ना, बहुत छोटा सा है, दोनों खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा है नहीं, दोनों इक्वेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। समझिएगा पहले गतिज ऊर्जा। तो मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वो इस दिशा में v वेग से गतिशील है। अब उस पर हम क्या लगाए, फोर्स F लगाए। अब फोर्स उस पर F लगाए, जब वो गति कर रहा था तो उसमें फोर्स लगाएंगे किसी गतिमान वस्तु पर, तो क्या होगा, वो वेग उसका घटेगा। तो F फोर्स लगाए तो मंदन A उत्पन्न हुआ। मंदन देखिए, त्वरण मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। तो त्वरण का मान अगर घट रहा हो तो उसको मंदन बोलते हैं। मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण। तो वस्तु v वेग से गतिशील था, जब उस पर F फोर्स लगाए तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गतिशील वस्तु को रोकेंगे मतलब उस पर फोर्स लगाएंगे तो गति उसका कम होगा ना, तो ऋणात्मक त्वरण यानी कि मंदन A उत्पन्न होगा। अब उसमें फोर्स लगाए तो किसी दूरी तक जाएगा और जाके रुक जाएगा, जितना चल सकेगा चलेगा, फिर उसको रोकेंगे तो फिर रुक जाएगा। तो मान लीजिए इस पे F फोर्स लगाने से ये D दूरी तक गया और रुक गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, D है, तो वह D दूरी जाके क्या किया, रुक गया। तो वस्तु को इस विराम स्थिति तक आने में किया गया कार्य, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, है ना। तो कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। सबको पता है ना, इतना पहले बता चुका हूं। तो बल कितना लग रहा है F, विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया, दूरी विस्थापन, विस्थापन मतलब सीधी रेखा में चली गई दूरी, तो सीधा चल रहा है, तो कितना ये विस्थापन हुआ, इसमें D विस्थापन हुआ, तो F इंटू D। अब आगे देखिएगा, गति के द्वितीय समीकरण से, अब गति के द्वितीय समीकरण से हम क्या जानते हैं, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। समझ आया? ये क्या निकाले थे, W निकाले थे। इसको मानिए आप समीकरण 1, इसको मानिए आप समीकरण 2, तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 क्या है, W बराबर
एफ है, एफ का वैल्यू क्या निकाले, एम ए, तो यहाँ पर लिखिए एम ए डी। समझ आया? इसको समीकरण आप मानिए 3। अब लिखिए गति के किस समीकरण से, तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समझ आया? v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, ये चलना प्रारंभ किया किस वेग से, v वेग से चलना प्रारंभ किया और चलते चलते कहाँ तक, यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो अंतिम वेग क्या है, लास्ट में उसका वेग क्या हो गया, 0। तो इस अंतिम वेग की जगह क्या लिखूंगा मैं, 0। u मतलब प्रारंभिक वेग, वो किस वेग से चलना प्रारंभ किया था, v वेग से चलना प्रारंभ किया था। तो इस u स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा v स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लिखा, a मतलब त्वरण, लेकिन यहाँ त्वरण क्या है, मंदन, मंदन है मतलब ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ लिखिए आप माइनस, s मतलब दूरी, तो दूरी यहाँ पर क्या है, d है, तो उस s की जगह क्या लिखेगा, d। समझ आया? अब देखिए आगे बनाता हूँ इसी को, ठीक है, कितना है दोबारा से लिखता हूँ इसको, क्या है देखिए 0 बराबर v स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2ad, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2ad। समझ आया? आगे देखिएगा, अब देखिए ये v स्क्वायर धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक, उधर क्या बचा माइनस 2ad। अब माइनस से माइनस कटा तो v स्क्वायर बराबर क्या बचा 2ad। समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए ये ad है तो ad को आप वहीं रखिए और यहाँ पर है v स्क्वायर और ये 2 कहाँ आएगा नीचे, तो हमको ad का वैल्यू कितना मिला, v स्क्वायर अपॉन 2। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। लिखिए इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे, 3 क्या है, ये है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एम ए के जगह क्या वैल्यू मिला, v स्क्वायर अपॉन एम ए की जगह नहीं ए डी का वैल्यू मिला। समीकरण 3 क्या है, ये है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है m, तो लिखा m, और ए डी का वैल्यू क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन 2। समझ आया? इतना मिला। आगे देखिएगा क्या मिला है, w बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 mv स्क्वायर। समझ आया? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/2 mv स्क्वायर। इतना समझ आया? और यही कार्य गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। समझ आ गया ना? वस्तु का विराम स्थिति तक आने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा। देखिए v से चलना प्रारंभ किया, लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो गति यहाँ से यहाँ तक क्या किया, वो गति किया, यहाँ चलना प्रारंभ किया, यहाँ रुका, तो यहीं तक किए गए कार्य को हम ज्ञात किए। यही कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो लिखिएगा यही कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, लिख लीजिएगा। तो गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, k से। तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। यही था गतिज ऊर्जा का सूत्र। खत्म। समझ आ गया? आप चाहेंगे तो इसको समीकरण कितना हुआ था 3, इसको 4 लिख सकते हैं। लिखिएगा यही गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसको नोट करिए। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, इससे भी छोटा है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए अब देखिएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो गुरुत्वीय कहाँ से आ गया, कोई अलग से चीज नहीं है, मैटर को समझिएगा। क्या है, मान लीजिए ये वस्तु है, उसको मैं पृथ्वी सतह से ऊपर ले आया, तो इसका भार सदैव नीचे की ओर लगता रहेगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर, और यही भार उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण की ओर लग रहा है, इसलिए इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इस वस्तु को h ऊंचाई तक, मान लीजिए ऊंचाई क्या है h, तो इस ऊंचाई तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझिएगा, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी सतह है, ये है पृथ्वी सतह, ठीक है।
और पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर कोई वस्तु है। कितनी ऊंचाई पर? पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, है ना, जिसका भार, अब देखिए इसको h ऊंचाई तक ले जाना क्यों पड़ा? ताकि इसका भार सदैव नीचे की ओर लगता रहे और यही भार क्या होगा? उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इसको h ऊंचाई तक ले जाने के लिए कितना कार्य किया गया? मान लीजिए W कार्य किया गया और यही कार्य वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। तो लिखिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। तो U बराबर क्या हो जाएगा? H ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया कार्य लिखता हूं, वस्तु को कितनी ऊंचाई तक? H ऊंचाई तक ले जाने हेतु किया गया कार्य। समझ आया? किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो इसको ले जाने के लिए कितना बल लगा? मान लीजिए F फोर्स लगेगा ना उसको ले जाने के लिए। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन या दूरी, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना है? इसका हाइट यानी कि h, तो यहाँ पर लिखिएगा F इंटू एच। समझ आ गया? ठीक है। अब आगे देखिएगा U, चूंकि हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ F इज इक्वल टू क्या होता है? M A। M मतलब द्रव्यमान, A मतलब त्वरण, लेकिन यहाँ त्वरण नहीं, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। समझ आ गया? तो इस A के जगह में क्या लिखूंगा? G। गुरुत्वीय त्वरण को G से प्रदर्शित करते हैं, तो F इक्वल टू mg। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? mg, और ये क्या है? h। यही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। खत्म। बहुत आसान सा था, समझ आ गया? ये देख खत्म। तो वस्तु का गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी देख लिए, एग्जाम्पल उदाहरण सब समझ लिए। आपको समझ आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करिए, नोट्स चाहिए तो लिख के दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।